हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पहले जो हम लोग चीज़ों को सीख रहे थे, एक बार फिर उस चीज़ की तरफ चलते हैं। राशि में चलने से पहले एक बार ग्रह क्या है इसको समझ लीजिए, क्योंकि राशियों में ग्रह काम कैसे करेंगे इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रह असल में है क्या, क्योंकि वही चीज़ ग्रह और आगे जाके इन्हीं को नव तारा कहा जाएगा। ठीक है, तो ग्रह और इन्हीं को तारा कहना, इसका क्या मायने है। दूसरी बात, एक साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें, साइंस के स्टूडेंट्स के तौर पे देखें तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि देयर आर 9 प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के अंदर हम सन और फिर बाकी चीज़ों को लेके चलते थे, लेकिन प्लैनेट्स के अंदर हम कभी भी मून को नहीं लेते। चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट के नाम से पढ़ते हैं, उसे कभी हम प्लैनेट के नाम से नहीं पढ़ते। इसलिए जब हम लोग इन ग्रहों का अंग्रेजी अनुवाद प्लैनेट के तौर पे समझते हैं तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो साइंस है, जनरल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, वो तो कहता है कि चंद्रमा एक सैटेलाइट है, तो फिर वो प्लैनेट कैसे हो सकता है। सूर्य जो है अपने आप में वो एक तरीके का तारा है, ठीक है। और इसके बाद हम बाकी 9 प्लैनेट्स अपने टाइम में पढ़ते थे, अब प्लूटो हट चुका। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर ग्रहों की बात हो रही है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लैनेट्स तो भले हो सकता है, लेकिन ग्रहों की डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारे लिए सूर्य भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह हैं, मंगल भी ग्रह हैं, गुरु भी ग्रह हैं और शनि भी ग्रह हैं। और ऐसा नहीं है कि उस समय के लोगों को ये नहीं पता था कि इसके पीछे भी किसी तरह के कोई ग्रह मौजूद है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी लेती है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको नहीं लेती। तो ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रॉम्स करने चाहिए, ताकि आप समझ सको आखिरकार ग्रह है क्या। सिंपल लैंग्वेज में कोई चीज़ नहीं लिखी है, पराशर में हो चाहे किसी में भी हो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक अलग वे में, एक अलग एंगल से सोच के चीज़ों को लिखा हुआ है। ये मान सकते हैं कि बहुत बड़े स्कॉलर ने एक स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिखा है। अब देखिए उनकी डेफिनेशन जो ग्रह की है वो है क्या। ऐसी कोई सी भी वस्तु जो कि चलती हुई प्रतीत होती हो, ध्यान से समझिएगा, ऐसी कोई सी भी चीज जो कि चलती हुई प्रतीत होती हो और साथ ही साथ आपके आंखों के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा उसे देखा भी जा सकता हो उस समय में। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पीरियड में, नहीं मालूम कि वहाँ टेलीस्कोप थे या नहीं थे, लेकिन एक जनरल सा एक व्यू है, एक बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, वो ये है कि आज की तारीख में भी, आज के तारीख में भी अगर किसी इंसान को कहा जाए तो वह इंसान पृथ्वी पर से सबसे दूर तक अगर किसी ग्रह को देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप से, तो वो कौन सा है, वो है शनि। ठीक है, इस कारण से जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो शनि से आगे के ग्रहों को कभी भी कंसीडर नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको समझ के चलिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अपने आप को शनि तक रखती है। उसका कारण यह है कि इनके आकार और इनकी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो कि बिना किसी भी स्पेसिफिक टेलीस्कोप या चीज़ों के आप अपनी आंखों से उन्हें देख पाएंगे। आज के वक्त में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस है, सिचुएशंस अलग कही जा सकती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जो हम बिग बैंग की थ्योरी फॉलो कर रहे हैं तो और ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा हो। साइंटिफिकली एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उस समय उनका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन रहा है कि जिस साफ वातावरण में उस युग के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हर वो चीज
जो कि मूव करती हो और उसमें किसी प्रकार का प्रकाश या किसी तरह की ऊर्जा नजर आती हो। नजर तो चीजें तभी आएंगी जब उनके पास या तो प्रकाश होगा या फिर उनमें से कोई रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, आप दुनिया में किसी भी चीज को अगर देख रहे हो तो उसके ऊपर एक ऊर्जा पड़ रही है और वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो रही है, उन चीज को आप कंसीडर करते थे ग्रह में। पहली बात कंप्लीट हुई। अब दूसरी बात है, उस टाइम के हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को पता था कि सूर्य स्टैटिक है, सूर्य नहीं घूमेगा। सूर्य स्टैटिक है, सूर्य नहीं घूमेगा, लेकिन फिर भी वो ग्रह होगा। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये है कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की एक रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, तो जो आपका सन है इसकी मूवमेंट नहीं होती, ये उनको पता है। ऐसा नहीं है कि उनको इस बात का नॉलेज नहीं है, उन्हें इस बात का पता है कि सूर्य की मूवमेंट नहीं होती। सूर्य जो है वो केंद्र बिंदु है, लेकिन ये केंद्र बिंदु इसलिए बदलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण ये आग के गोले जैसा एक बड़ा सा कोई तारा हमें कैसा प्रतीत होता है? चलितमान, मूवमेंट करती हुई चीज जिसमें एनर्जी हो, वह ग्रह होगा। इसीलिए सूर्य जो है वो ग्रह है, इवन दो कि वो खुद अपनी प्लेसमेंट पर स्टैटिक है, लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट के कारण ये सूर्य जो है ये आपको चलते हुए नजर आते हैं और ये हम सबको नजर आते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक। ठीक है, इस कारण से सूर्य को ग्रह माना गया। सेकंड नंबर पे बात होती है चंद्रमा की, मून की। तो मून के साथ क्या केस है? मून को तो हम जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं सैटेलाइट के तौर पर अपने ज्योग्राफी में, लेकिन चंद्रमा जो है उस पे आप देख सकते हो सीधे सीधे लाइट एनर्जी जाती है और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है, शीतलता देती है, तो चमक दिखाई देती है और मूवमेंट भी दिखाई देती है। आप जब कभी भी रात को ऑब्जर्व करेंगे तो चंद्रमा भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। इस वजह से भले ये पृथ्वी का एक उपग्रह कह सकते हैं, सैटेलाइट है, लेकिन इसको हमने प्लेनेट के दर्जे के साथ ट्रीट किया हुआ है, ग्रह माना है इसको। इसी तरीके से मार्स का है, जुपिटर का है, वीनस का है, मर्क्यूरी का है। ये सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं, इनमें से 7 तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि राहु और केतु ऐसी चीज है जो कि छाया के केस है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देते थे और वो क्योंकि चलते हुए दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है उसके ऊपर किसी तरह की एनर्जी पड़ रही है और वो एनर्जी आपके तरफ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसीलिए उतनों को ही उन्होंने ग्रह माना। अब बात हुई है राहु और केतु को लेकर। राहु और केतु के केस में एक कंसेप्ट आता है, वो होता है मीन पोजीशन और ट्रू पोजीशन को लेकर। सूर्य सिद्धांत के अंदर ये सारी बातों का डिस्कशन मिलता है। ये कहा जाता है कि राहु और केतु जो 2 छाया ग्रह हैं वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेशन में, स्ट्रिंग फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एक जगह से मूवमेंट आगे पीछे की तरफ चलती रहती है उनकी, ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, इस तरीके से इनकी एक मूवमेंट है एनर्जी की जो कि चलती ही रहती है। इस वजह से राहु और केतु की जो एनर्जियां हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देती, आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी एनर्जी फ्लो कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं राहु केतु की एक्सिस। इसलिए उसको छाया ग्रह कह दिया गया। छाया ग्रह का मतलब है इनके अंदर किसी तरह का प्रकाश महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे हवा चलने पे एक आंधी तो महसूस होती है, उस तरीके से राहु और केतु के साथ एक एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। इस वजह से 7 ग्रह जो नॉर्मल थे प्लस राहु और केतु को करके 9 ग्रहों की संज्ञा दी गई। अब जब ग्रहों की संज्ञा दे दी गई तो साथ ही साथ एक चीज और जुड़ती है, वो होते हैं ग्रहों के अपने कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिग्निफिकेंस देना। अब समझते हैं कि सेट ऑफ सिग्निफिकेंस किस आधार पे दिए जाते हैं।
जब हम सन की बात करते हैं तो सबको पता है कि जब ये उदित होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर ऑलमोस्ट 80% जीव, ध्यान से समझिएगा, ऑलमोस्ट 80% जीव जो हैं वो जागते हैं और अपने दिनचर्या के हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य को एक तरीके से पिता का रोल दिया गया। जब सूर्य अपने आप में उदित होते हैं तो दुनिया के अंदर किसी भी काम को करने के लिए इंसान और दूसरे भी जीव जंतु जागते हैं और एक्टिविटी करते रहते हैं। एज सुन एज कि सूर्य की रोशनी मौजूद है, अब लोग काम करते थे पुराने जमाने में। बाकी उसके बाद मशाल जलाना है, वो सब कुछ अलग चीजें चलेंगी। जब तक सूर्य की रोशनी है उतने समय तक काम किया, उसके बाद जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा तो फिर लोग सोने चले जाएंगे। तो जितनी भी हाई एनर्जी है जिसके बेसिस पे आप कोई काम करते हो दिन भर लगकर, वो कौन दे सकता है? वो देता है सूर्य। इसीलिए सूर्य ना सिर्फ कि पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में 10th हाउस को, कर्म को। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हुआ तो कर्म हुआ। अब कर्म छोटा बच्चा भी करता है, कर्म बड़े लोग भी करते हैं। स्टेटस और वो चीजों को अभी सूर्य से नहीं जोड़ेंगे। सूर्य कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा है जो कि पूरे की पूरी पृथ्वी के ऊपर संचालित होने वाले जीवन को कहीं ना कहीं केंद्रित करती है। सूर्य के दम पर ही पेड़ पौधों में आप पढ़ते हो कि वो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के दम पर है। ठीक है, इस वजह से सूर्य को आपके लाइफ के लिए सबसे मेजर प्लेनेट माना और इनको कारकत्व पॉइंट दे दिया गया हेल्थ का, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य होते हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हेल्थ जो है वो यहीं कहीं कनेक्ट है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपके स्ट्रक्चर्स में चैलेंजेस आने लगते हैं। अगेन सूर्य है। गेहूं के पकने से लेकर हर चीज तक में सूर्य जिम्मेदार है। हीटिंग अर्थ के ऊपर मेंटेन रखने के लिए सूर्य जिम्मेदार है। इसीलिए सूर्य को उन खाद्यान्नों से भी जोड़ा गया जिसमें कि गर्मी में भरी तेज धूप में जिन्हें पकने में चीज चाहिए, वहां पे वो सब सूर्य के अधीन आने लगते हैं। तो ये चीज तो हुई सूर्य ग्रह के साथ। अब ये 80% लोग जो थे जो सूर्य से उदित और अस्त होने पे काम कर रहे थे, इस कारण से सूर्य प्राइम इंपॉर्टेंट रहे। इसके बाद बचते हैं 20%। ये 20% के जीव दुनिया में ऐसे हैं जो कि चंद्रमा के ऊपर काम करते। जब आपकी ये सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है तो कुछ जीवों की आंखों के अंदर एक ऊर्जा सी आने लगती है। ठीक है, और वो जीव रात को निकलते हैं अपने कामों को करने के लिए। तो वो जो 20% के जीव है उनको एक्टिव करने के लिए चंद्रमा रोल प्ले करता है। ठीक है, आम इंसान की जिंदगी के लिए यानी इन 80% लोगों की जिंदगी के लिए, जिन 80% लोगों की जिंदगी के लिए जिन्होंने दिन भर में काम किया है, उनको सोना होता है ताकि वो अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सके। ठीक है, तो जब आपको रिचार्ज करना होता है उस कंडीशन में हमें नींद की जरूरत पड़ती है, वो चंद्रमा से लेते हैं। और यही रीजन है कि जब रात होती है तो हम अच्छे नींद की उम्मीद करते हैं। अगर दिन भर सिर्फ सूर्य ही दिखाई दे 24 घंटे तो पृथ्वी का तापमान और बढ़ने लगेगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है ताकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना जीवन जो है वो दुनिया से मिट जाएगा। ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं। इसीलिए चंद्रमा को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? चंद्रमा को हम कनेक्ट करते हैं नींद के लिए। चंद्रमा को हम कनेक्ट करते हैं माता से, क्योंकि यहाँ पे तो हमको उठाया, काम पे भेजा, यहाँ पे हमको आराम करने के लिए मौका दिया गया। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करने लगते हैं मदर को,
चंद्रमा के लिए हाउस को लेके आते हैं तो हो जाता है फोर्थ हाउस। इंसान अपने घर पे आएगा और फिर सोएगा या घर के अंदर थोड़ा सा अपने आप को एक इजी गोइंग महसूस करेगा, इसलिए फोर्थ हाउस के रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हैं वो चंद्रमा। शीतलता दे रहे हैं, जब धूप हो रही है, इतना कुछ हो रहा है तो पानी मांगेगा इंसान, तो जल तत्व के कारक पॉइंट पे भी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, रात के समय आप देखते हो कि जो समंदर है उनकी लहरों में किसी तरीके का बदलाव आता है, तो वो भी किससे होता है? चंद्रमा। इस तरीके से सूर्य के बाद दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्जा अगर किसी को दिया तो वो दे दिया गया आपके चंद्रमा को। ठीक, अभी मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं लेके जा रहा, इसलिए बहुत अंदर उसमें नहीं जाएंगे। ये दो फैक्टर्स जो हैं ये हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर किसी को टाइम पे नींद नहीं आती होगी तो ये खराब हो रहा होगा उस समय के लिए, और अगर किसी को दिन में ही नींद आ रही होती होगी तो उसका ये खराब हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक, इस चीज को इस तरीके से समझना होता है। एक चीज हो गई। अब इन दो ग्रहों के बाद बारी आती है तीसरे लेवल पे, वो है मंगल। मंगल जो है ये बेसिकली किस तरह की एनर्जी है? ये हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है, लेकिन ये हीट एनर्जी कैसे पैदा होती है? ये हीट एनर्जी पैदा होती है जब कोई भी जीव जंतु अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है। जब कोई भी जीव जंतु अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है, उस समय जो हीट एनर्जी पैदा होती है वो होती है मंगल के द्वारा। तो इंसान को खाना पचाने के लिए भी अपने बॉडी के अंदर मसल्स की मूवमेंट नॉर्मल नेचुरल करानी पड़ती है, वो चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े इंसान हो। तो ये जो फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर मसल्स की मूवमेंट, वो कराने की क्षमता किसके पास है? वो मंगल के पास है। ठीक है, ब्लड भी अपने आप में एक तरीके का सेल है, किसी तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसको रिप्रेजेंट कर जाता है मार्स। और आप जो भी साहस पराक्रम करते हो वो सब किसके डोमेन में चला जाता है? मंगल। क्यों? क्योंकि मसल्स, साहस, पराक्रम ये सब किसके पास जाएंगे? ये पूरा जाएगा मंगल के डोमेन में। तो मार्स किन चीजों को रिप्रेजेंट करने लगेंगे? मार्स हर उस पॉजिटिव एनर्जी का नाम है। मंगल अपने आप में शब्द है मंगल। मंगल उस एनर्जी का नाम है जिसमें आप अपने आप को एक पॉजिटिव मंगलमय चीज के लिए इस्तेमाल करो, बेनिफिट ऑफ अदर्स, या दूसरों को भी किसी तरीके से लाभ प्राप्त हो, ऐसे किसी कर्म के लिए अगर कोई काम करना पड़ता है तो उसे कहते हैं मार्स, मंगल। इसका नेगेटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव वर्ड है, ये होता है खुजा। और जब कभी भी मंगल दोष हम लोग कहते हैं, बेसिकली वो मंगल दोष नहीं होता, वो होता है खुजा दोष। जब इसको मंगल को खुजा के रूप में देखा जाता है, वहां पे ये एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, वो हो जाती है मारक अवस्थाओं की एनर्जी, उसे कहते हैं खुजा। और इसीलिए जिसे हम मांगलिक दोष पढ़ते हैं, वो किन्हीं भी अच्छे जो बुक्स हैं उसके अंदर खुजा दोष के नाम से मेंशन किया जाता है। खुजा और मंगल एक चीज है, लेकिन मार्स इज अ पॉजिटिव मंगलकारी एनर्जी, खुजा इज अ डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ अ मार्स। मसल्स, एंगर, एग्रेशन, ये सारी चीजें जो है ये किसका डोमेन है? ये मंगल का डोमेन है, मार्स का डोमेन है। अब ये एंगर, एग्रेशन नेगेटिव में चला गया, आपको हानि करने लग गया, आतंकवादी बना रहा है, तो फिर वो मंगल को हम पॉजिटिव नहीं कहते, उसे नेगेटिव कहते हैं, दैट इज अ खुजा फॉर्मेशन। इस तरीके से जो मार्स है, क्योंकि ये किसको कनेक्ट करेगा? आपके बॉडी के अंदर उस ऊर्जा को जिसके दम पर आप दुनिया में चीजों को अचीव करोगे। इस वजह से ये वो प्लेनेट होता है जो किसी भी इंसान को जिंदगी में, दुनिया में अपने आप में अलग बनाने का प्रयास करता है। जब षडबल में ऑब्जर्व किया, प्लेनेट की स्ट्रेंथ में ऑब्जर्वेशन ली मैंने बार बार, तो मुझे दिखाई दिया कि जिसके पास मंगल बाकी ग्रहों से ज्यादा बलवान हो रहा हो उस कुंडली में, तो ऐसा इंसान अपना खुद का कुछ करने के लिए अपनी भुजाओं के बल का प्रयोग करके दुनिया को कुछ करके दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली को लास्ट उसमें ही देखा है 2 बार उसमें, तो वहां पे आप देखोगे जो जस्ट लास्ट वीडियो है, वहां पे मंगल का जो षडबल है बहुत ही बेहतरीन है, और वो बैठा भी कहाँ है? 10वें भाव पे। तो साहस, पराक्रम
कहाँ से आ रहा है? मंगल से आता है। मंगल किसी को साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि हम सेना के लिए सबसे पहले किसको लेते हैं? मंगल को लेते हैं, कि उतना साहस होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। साहस पराक्रम सिर्फ सेना में ही नहीं, किसी भी चीज को इनिशिएट करना होगा तो उस समय आपके अंदर जिस पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी और भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपके मसल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे फॉर्मेशन मार्स से होंगे। इवन कि आपके ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजों का लॉजिकल फंक्शनिंग है, लॉजिकल फंक्शनिंग वो भी किसके पास है? वो मंगल के पास है। क्योंकि वॉर स्ट्रेटेजीज में सबसे ज्यादा लॉजिक्स लगते हैं, ये मंगल का डोमेन हुआ करता है। अब बात करें मंगल के बाद तीसरे लेवल पे, वो है गुरु, जुपिटर। जुपिटर किस तरीके से है? गुरु जो है या जुपिटर जो है वो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जिसका काम है सही और गलत के फैसले को करवा पाना। इसीलिए जुपिटर वर्क करता है किस तरीके से? ये वर्क करता है विजडम के टर्म से। यानी कि आपको एक सेट ऑफ, जुपिटर क्या देता है? एक सेट ऑफ रूल्स देता है। जुपिटर आपको एक सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये चीजें होंगी, आपको इन चीजों को मानना है। ठीक है, अगर जुपिटर सेट ऑफ रूल्स को फिक्स कर देता है तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाहर जाने का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा को पार कर जाना। ठीक, एथिकल राइट पर्सन की जब बात होती है ना कि एथिकली चीज सही है या गलत है, जजेस की बात होती है, तब हम जुपिटर को लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए हैं कि ये चीज हमारी मर्यादा होगी, अगर इसको क्रॉस कर गए तो आपने मर्यादा लांघ दी है। ये जुपिटर का डोमेन होता है। जिस भी चार्ट्स के ऊपर आप ये देखोगे कि इस गुरु की दृष्टि 5वीं 9वीं 7वीं या इसका साथ चंद्रमा के ऊपर आया होगा, हर वो इंसान हर कदम को उठाने से पहले 25 बार सोच लेता है कि एथिकली मैं सही हूं या नहीं हूं। ठीक है, अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है तो कई बार इंसान अपने एथिकल वैल्यूज के लेकर कंफ्यूज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना। जुपिटर के पास एक सीमा को बांधने वाली कैपेसिटी होती है, विजडम होती है, बुक का नॉलेज होता है, वेदों का नॉलेज होता है, सही और गलत के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि ये सेक्शन ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये जुपिटर के पास होता है। और जब जुपिटर की ये एनर्जी आपके चंद्रमा, आपके मन के ऊपर काम करती है तो आप सही और गलत के फैसले को उस आधार पे लेते हो, तब आप भावनाओं में फैसले नहीं करते। इसीलिए जुपिटर का सपोर्ट जब चंद्रमा को होता है तो इंसान अपने विजडम से अपने वर्क्स को कर पाता है। इस कारण से गुरु और चंद्रमा की जो युति होती है या इनके संबंध को अच्छा माना जाता है, गज केसरी के नाम से इसको नवाजा जाता है, चाहे वो केंद्रीय प्रभाव से आ जाता हो या फिर आपके दृष्टियों से आता हो। तो ये पॉजिटिव कंडीशन कौन देता है? गुरु देता है। अब जुपिटर क्योंकि विजडम देगा, इसका मतलब है उसका काम है लिखाना, पढ़ाना, काउंसलिंग करना, समझाना। ये सब किसका डोमेन है? ये जुपिटर का डोमेन है। ठीक है, हर वो चीज जो कि कहीं पे लिखी हुई थी उसको उठा के आपको समझाना, ये काम करना हो तो वो चीज कहलाती है आपके लिए एक तरह की काउंसलिंग। ठीक, उसमें बाहर से कोई चीज क्रिएट नहीं करते और इस तरीके समझाते हैं, वो होता है आपका गुरु। जुपिटर ही होगा जो कि आपको आपकी वेल्थ भी देगा। क्यों? क्योंकि इंसान की वेल्थ क्या है? सही और गलत का फैसला ही इंसान की वेल्थ है। आपको पता है कि जो आप खा रहे हो वो आपके लिए सही है तो आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी लेगी। अगर आपको पता है कि वो गलत है और फिर भी खा रहे हो तो आप अपनी बॉडी के साथ अन्याय कर रहे हो। आपको पता है कि कोई एक काम आप करोगे, उसका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव होगा, तो फिर आप उसके बाद भी वो काम को कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो वेल्थ है ना, वो वेल्थ हमेशा जुपिटर के साथ जुड़ी हुई है, उस ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है जो आपको सही और गलत का बीच की एक डिमार्केशन दिखा पाता है, वो है जुपिटर। अब जुपिटर के बाद अगला जो प्लेनेट है वो है आपके सैटर्न।
ये जो सैटर्न है इसका क्या काम है? सैटर्न बेसिकली जाना जाता है, लोग कहते हैं कि ये रोग का कारक है, इसको उठाते हैं, इसको कारक देते हैं वो रोग का, लेकिन हकीकत में शनि रोग का कारक नहीं है। शनि कारक है किसका? ये कारक है हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क। और लोग बस यहीं पे मात खाते हैं, यहीं पे मात खाते हैं। साढ़े साती के नाम पर अगर किसी को बदनाम किया गया तो सबसे ज्यादा इसको बदनाम किया गया कि शनि आ गया और बस। साढ़े साती में यही शनि जब लोगों को प्रधानमंत्री बनवाता है, साढ़े साती में यही शनि जब लोगों को राष्ट्रपति बनवाता है, तब कोई गुणगान नहीं करता, क्योंकि कोई भी कामचोर हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, कोई भी कामचोर हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। और जुपिटर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो बैठ के ज्ञान देने वाला होगा वह हार्ड वर्क क्यों करेगा? आप बताओ मुझे इस बात को। एक जगह बैठ के जो इंसान ज्ञान दे सकता हो वो क्यों जाएगा हार्ड वर्क करने? इसीलिए वो इसको गुरु इसको वहां पे उस मामले में कैसे सपोर्ट करेगा? नहीं कर सकता। इसका अपना एक डोमेन है, इसका अपना अलग डोमेन है। हार्ड वर्क का मतलब क्या है? शनि इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता है। ये जो प्लेनेट है ये इंसान को बताना चाहता है कि जिंदगी की हकीकत क्या है, मायने क्या है। और इसीलिए जिसके पास रियलिटी है उसके पास सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी जिंदगी के अंदर जितनी कुछ भी चीजों को हासिल किया है वो अपने अनुभव पे किया है, एक्सपीरियंसेस पे किया है। एक्सपीरियंस क्या विजडम से आए थे कि एक्सपीरियंस हार्ड वर्क से आए थे? एक्सपीरियंस तो हार्ड वर्क से आए होंगे ना। तो सैटर्न जो है वो एक्चुअल में हार्ड वर्क का प्लेनेट है। अगर इंसान हार्ड वर्किंग है तो फिर आप देखते हो कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा है कि जो लोग नीचे लेबर क्लास में वर्क करते हैं, रोज जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनके हार्ड वर्किंग एफर्ट्स के कारण उनके बॉडी में सारी एनर्जियां अपने आप डेवलप हो रही होती हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान थोड़ी ना देते। इस वजह से शनि, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि ये डिसिप्लिन का प्लेनेट है, जो लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं उन लोगों के साथ आप कभी नहीं देखोगे कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गए। डिसीज उनको लग रहे हैं जो हार्ड वर्क से पीछे हट रहे हैं। तो इस तरीके से शनि का जो मेन कारकत्व है वो है एक्चुअल में हार्ड वर्क, कर्मा, कर्म का कारक है शनि। और फिर बात होती है कि कर्म के फल का दाता है। दिन भर चल चल के जो आदमी, दिन भर पैरों पे चल चल के जो आदमी यहां से वहां चल रहा है उसको डायबिटीज नहीं होती। आप अपनी मूवमेंट को आलीशान गाड़ियों में करने लगते हो, धीरे धीरे आप डायबिटिक होने लगते हो, बीमारियां घेरने लगती है। ये चीज आपको रोकती है। फिर इसी को करने के लिए आप जाते हो जिम वगैरह में हार्ड वर्क्स, और वो करने की जगह एक्सरसाइजेस करते हैं। ये है कंडीशन। तो प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए हुए। अब शनि को समझ लीजिए कि शनि को ग्रह कैसे ले लिया। गुरु तो फिर भी समझ में आता है कि कुछ हल्का फुल्का सा दिखाई देते। शनि के साथ एक रिंग फॉर्मेशन थी, है ना। तो शनि को जब हम बोलते हैं कि काफी वो तो डार्क सा प्लैनेट है और ये सब कुछ है, लेकिन जो उसकी रिंग है ना वो रिंग चमकती है। और शनि की जो रिंग है, शनि के साथ जो उन्होंने एक रिंग बताई है, ये बताई है, इसको कहते हैं बाउंड्री। शनि एक बाउंड्री के बाहर एनर्जी फेंकता है। शनि इस बाउंड्री के बाहर एनर्जी फेंकता है, आपको उसके अंदर एक रिंग मिलेगी। वरना बाकी किसी भी ग्रह के पास किसी तरह की माला नहीं है, किसी तरह की रिंग नहीं है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है, यह है बाउंड्रीज। शनि कहता है कि मैंने एक बाउंड्री बना के रखी है और रोशनी उसके बाहर जा रही है, आपको किसी भी तरीके से उस बाउंड्री तक जाके उस बाउंड्री को क्रॉस करना है, और वही आपको हार्ड वर्क है। शनि की उस रिंग तक आना, क्योंकि वो तो एक डार्क प्लेनेट है, सीधे नजर नहीं आएगा, लेकिन एक रिंग नजर फिर भी आएगी। ठीक है, इस वजह से आपको इतना हार्ड एफर्ट कराएगा जब तक कि आप उसके रिंग तक ना आ जाओ। और जब आप उसके रिंग पर आ जाओगे अपने एफर्ट्स के द्वारा, तो इसके आगे फिर वो आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि उसकी खुद की गैसियस एनर्जी, ये खुद एक गैसियस प्लेनेट होके बाहर की तरफ गैसों को फेंक रहा है। लेकिन अंधेरे में कुछ पता नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो अपने आप में एक हार्ड एफर्ट करके इंसान को यहां तक आना पड़ता है। और जितने भी चार्ट्स में एक बात हमेशा याद रखना, अगर शनि षटबल में कमजोर है, जितने भी चार्ट्स में
शनि षडबल में कमजोर है तो उन लोगों के जिंदगी में परेशानियों का अंबार दिखाई देता है। यह अकेला ऐसा लॉजिक है जो कि बाकी सारे ग्रहों से अपोजिट है। कायदे से देखा जाता तो शनि को दुख का कारक माना जाता, और कारक माना जाता तो होता यह कि शनि का षडबल में बलवान होना लोगों को दुख और तकलीफों में धकेल देगा, लेकिन नहीं, शनि दुख का कारक नहीं है, वो बीमारियों का ओरिजिनल कारक नहीं है, वो एक्चुअल कारक है हार्डवर्क का। और इसीलिए जितना इसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट का षडबल हो जाता है तो इंसान उतना ही ज्यादा मेहनती हो जाता है, और जब ये मेहनती होता है तब जाकर वो सारी बीमारियों, सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करता है। ये फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है। यहां तक आप आ गए, 1 2 3 4 5 ग्रह हो गए। अब इसके बाद जो है ये तो हो गए हमारे आउटर प्लैनेट्स, ये जो है यहां से यहां तक ये आउटर प्लैनेट्स हैं, इसीलिए इनको स्पेशल एस्पेक्ट मिली हुई है। इनके बाद जो बचे हुए हैं वो हैं मर्क्यूरी और वीनस। इसको समझाऊं उससे पहले यहां समझ लीजिए, सूर्य फादर थे, चंद्रमा मदर थी, मंगल जो है साहस पराक्रम था, इसीलिए इसको भाई से जोड़ दिया गया और बोल दिया गया छोटा भाई। गुरु के पास ज्ञान देने की बात थी, यानी कि आपका बड़ा भाई आपसे स्कूल में 4 क्लास पहले पढ़ लेता है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो ज्ञान दे सकता है, तो गुरु को हम कनेक्ट कर देते हैं बड़े भाइयों के साथ। इसके बाद आता है आपका शनि। शनि को हम किसी के साथ नहीं जोड़ते, ये हमेशा जुड़ा रहता है हार्ड वर्क के साथ। तुम फादर, ठीक है, फिर मदर, फिर छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क को वहां पे बोल देते हैं नौकर, सर्वेंट्स, सेवक जो हैं वो शनि के डोमेन में आ जाया करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं बुध और शुक्र को लेकर, ठीक है। अब बुध और शुक्र के साथ क्या है, ये 2 ग्रह जो है ना, ये बाहर के नहीं, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच के प्लेनेट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने वाले ग्रह हैं। तो पहले ले लेते हैं मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी के साथ केस क्या है, मर्क्यूरी को उन्होंने बोला है इसके साथ आप किसी की भी क्या देखोगे, इंटेलिजेंस देखोगे, ठीक है, बुद्धि देखोगे, या इसको इंटेलेक्ट बोल देते हैं। चलिए, ये इंटेलेक्ट का प्लेनेट है। आपको अपनी कौन सी एजुकेशन में जाना है इस बात का काफी हद तक पता जो है ना, ये मुझे मर्क्यूरी से ही लग रहा है। लास्ट काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन को मैं एक ही चीज को देख के चल रहा हूं कि आप किस एजुकेशन की तरफ जाओगे, इसका पता ये बुध बताता है, क्योंकि इसके पास इंटेलेक्ट कैपेसिटी है, इसके पास चीजों को समझने की कैपेसिटी है। जुपिटर ने तो रटी रटाई चीजों को लेके काम किया था, बुध जो है उन रटी रटाई चीजों पे समझने का काम है। इसीलिए बुध की जैसी जैसी राशियां होती जाएंगी वैसा वैसा अलग अलग डोमेन में आपकी अपनी थॉट प्रोसेस होगी, आपकी अपनी एजुकेशन होगी, ठीक है। जिन लोगों का बुध मान लीजिए 7 नंबर की राशि में है, तो 7 नंबर की राशि जो शुक्र की है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे मर्क्यूरी 7 नंबर की राशि वाले किस में जाते हुए दिखाई दिए, ऐसे अकाउंटिंग हो सकती है, फिर अकाउंटिंग के बाद दूसरा स्टैटिकल कैलकुलेशंस वाले काम है उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेडिसिन है वो भी शुक्र का एक पार्ट है, तो वो मेडिसिन की किसी तरीके की एजुकेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से मर्क्यूरी रिप्रेजेंट हो रहा है। 8 नंबर में मर्क्यूरी बैठे हुए हैं, 8 नंबर रहस्यमयी राशियों में से एक है, तो यहाँ पे मंगल की डोमेन होने के कारण कई बार इंजीनियरिंग्स के अंदर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कई बार एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कई बार रिसर्च के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा है, दूसरे ग्रहों का अगर प्रभाव नहीं है तो उस कंडीशन में वो राशि की जो एनर्जी है उसके बारे में वो दिमाग सोचने लगता है। आप लोग अपने अपने कुंडलियों में देखिएगा, जिस राशि में बैठा होगा और उसके बाद उस राशि को भी खोज लीजिएगा, फिर सोचिएगा कि आप अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ पाए थे तो इसलिए पढ़ पाए थे क्योंकि आपका बुध, आपका इंटेलेक्ट वहां पे बैठा था, वो इन चीजों के अंदर उन चीजों को खोजने में काम कर पा रहा था। ये बुध का काम है, ठीक है। और बुध का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है वाणी में, बोलचाल के अंदर। इसीलिए जब किसी ने भी बोला कि इंसान सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा, इंसान सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा, मीठा बोलेगा कि कड़वा बोलेगा, तो ये उसके बुद्ध पे निर्भर करता है।
8 नंबर की राशि में बुध बैठा है तो बातचीत करने के ढंग में ऐसा लगेगा जैसे कि डंक मार दिया। क्यों? क्योंकि वो राशि का जो सिंबल है वो है बिच्छू। ठीक है, इतना शार्प वे में कोई चीज को एनालाइज करने की क्षमता दे देगा वो, कि बहुत ही पिन पॉइंट हिट कर सकता है इंसान। 8 नंबर की राशि बिच्छू, और उसके बाद वो जो बारीकी है, क्योंकि गहराई है ना, 8वां नंबर, 8वां घर गहराई दिखाता है, तो वो कॉम्बिनेशन वैसे काम करने लगता है। अब बुध किसी का 1 नंबर की राशि में बैठा है, 1 नंबर की राशि में जल्दबाजी का पना है, 1 नंबर की राशि बहुत तेज चलने वाली राशियां हैं, तो ऐसा वाला दिमाग तो बहुत तेज चलाएगा। मेष राशि का बुध बैठा है, बहुत तेजी से दिमाग चलाएगा, कभी कभी इतना तेज चला देगा कि वो बीच के छोटे छोटे फैक्ट को भी उड़ा ले जाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट होता है मर्क्यूरी की राशियों के अंदर बैठ जाने से। मर्क्यूरी जब किसी ऐसी राशि में बैठा है, मान लीजिए मीन राशि का मर्क्यूरी है, तो बोलने में थोड़ा सा धीरे धीरे या अटक अटक के बोल रहे होंगे, और यही बुध 3 नंबर की राशि में बैठा होगा तो हवा में एक झटके में बोले चले जा रहे हैं। ये चीज भी आपको ऑब्जर्व होगी। ये किसके साथ जोड़ा गया है? ये बुध के साथ जोड़ा गया है। इसके बाद आता है वीनस। ये जो प्लेनेट है इसको कुछ नहीं मिला देखने को, तो इसको जोड़ दिया गया आपके जितनी भी वेल्थ है, वेल्थ की जगह पहले तो इसको जोड़ते हैं वाइफ से। पहले इसको जोड़ा है वाइफ से या मैरिज से। दूसरा जो टर्म है वो है, इसको प्लेजर से जोड़ा है। वेल्थ के लिए तो क्योंकि जुपिटर को लगाएंगे, वहां पे वेल्थ का मतलब सिर्फ धन और लक्ष्मी नहीं है, इसलिए वाइफ और प्लेजर, इन दोनों चीजों को शुक्र के साथ जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल प्लैनेट्स हैं, ये दोनों इंटरनल हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आते हैं। इसकी वजह से इन पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स को कोई स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ 7th एस्पेक्ट प्राप्त है। अब वीनस बेसिकली क्या है? वीनस यह है कि जब आप थक हार के घर पे आए तो आपने टीवी देख लिया, कुछ और मनोरंजन कर लिए, गाने सुन लिए, ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको। वो जो कैपेसिटी है वो है वीनस, शुक्र। ठीक है, और इसको वाइफ के साथ जोड़ दिया क्योंकि पूरे का पूरा जो हम वहां तक सिस्टम लेके चल रहे थे उसमें जो चीजें बाहर से बची थी, बाद में मिलती हैं, वो क्या है? शादी होती है, वाइफ बाद में मिलती है, जन्म के साथ नहीं आती। इसलिए जो ये वाला पर्टिकुलर वीनस है इसको वाइफ के साथ जोड़ा गया, इसको प्लेजर के साथ जोड़ दिया गया। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी बेसिकली सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है या बुआ पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लैनेट्स के फॉर्मेशंस हमेशा कंसिडर होते हैं। अब मेन चीज ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे एक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। बाय डेफिनेशन दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपके कुंडली में जिन जिन राशियों में बैठेगी उन राशियों के अंदर ये सोर्स ऑफ एनर्जी अपनी एनर्जी देगी, एक चीज। दूसरा, राशियों के अंदर जो नक्षत्र हैं उनके अंदर भी कुछ तारे होते हैं, उनके अंदर भी तारे होते हैं, वो तारे भी अपनी एनर्जी स्प्लिट कर रहे हैं। उन एनर्जियों को इन एनर्जियों के साथ मिलना है। इसलिए जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठेगा, पर्टिकुलर किसी पद के अंदर चला जाए और वहां पे तारा मौजूद है उस नक्षत्र का, तो वो ज्यादा अपने एनर्जी को उस एनर्जी के साथ मिलाने लगेगा। इस वजह से ये जितने भी ग्रह हैं इनको किस तरीके से देखना है? इन सभी को एक तारे के तौर पे देखना है कि ये सभी के सभी एक इंडिविजुअल ऐसे तारे हैं जिनके पास अपनी अपनी एक एनर्जी है और ये उनके कारकत्व हैं। ये कारकत्व वाली एनर्जियां जब राशियों में जाती हैं, नक्षत्रों में जाती हैं, तो नक्षत्र के तारों के पास जो एनर्जी है वह एनर्जी इन एनर्जियों से मिक्स होने लगती है, और जब ये फॉर्मेशन होता है उसके कारण जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हमें वो रिजल्ट्स रीड करने। ठीक है, किसी एक नक्षत्र में बैठ के ये ग्रह कुछ और तरीके से काम करेगा, किसी दूसरे में कहीं और काम करेगा। अब जैसे ये दिमाग है, ये दिमाग को आपने चोर के साथ लगाया तो चोरी में काम करेगा, पुलिस के साथ लगाया तो पुलिस में काम करेगा, सेना के साथ लगाया तो सेना में काम करेगा, डॉक्टर के साथ लगाया तो डॉक्टर में काम करेगा। इसीलिए जैसा मर्क्यूरी नक्षत्र लेवल पे बैठ कर जाएगा वैसे वैसे आपके अपने फील्ड के अंदर के लोगों के दिमागों में वेरिएशन आ जाएंगे। 120 इंजीनियर्स, 120 डॉक्टर्स लगा दूं तो उनके अंदर जो कैपेसिटी होगी सोचने की
वो मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी वेरी कर रही होगी। जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वो उतनी जल्दी रिजल्ट्स दिखा रहा होगा दिमाग के तौर पे, जिसका थोड़ा स्लो वो थोड़ा सा लो रिजल्ट्स दिखा रहा होगा। इस तरीके से कुंडली में आपको प्लैनेट्स को सबसे पहले समझना है कि दे आर मोर इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर एक्चुअली लाइक अ तारा, जो कि अपनी एनर्जियों को राशि और राशि के अंदर भी नक्षत्रों में देंगे और नक्षत्रों की एनर्जी के साथ किसी तरीके से रिलेट करेंगे। और यही चीज गोचर में हमेशा होती रहती है, इसलिए जो आपके सोचने का ढंग है, सब कुछ है, वो थोड़ा थोड़ा समय समय के लिए बदलता है। ओरिजिनल जो होगा, ओरिजिनल वो कभी नहीं बदलेगा। नेटल चार्ट में जहां ग्रह बैठा है वो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आपका टाइम टाइम पे जो सोचने का ढंग बदलेगा वो गोचर में होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये ग्रह, ये तारा जब गोचर करते हैं तो इनकी परिस्थितियां बदलती हैं और इसकी वजह से इनको फैसले अलग अलग सिचुएशन में लेने होते हैं। धन्यवाद।